poet and leader, Mr. Imran Pratap Garib. Please give him a round of applause. बहुत शुक्रिया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस न्यूयॉर्क चैप्टर का, महेंद्र सिंह जी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आदेशित किया कि न्यूयॉर्क के इस प्रोग्राम में शामिल होना है। मैं डैलस और शिकागो और ह्यूस्टन और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से आज स्वागत किया, इस्तकबाल किया, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। आदरणीय संगत जी, हम आपका जिक्र, आपका नाम दिल्ली में बैठ करके सुनते रहते हैं। आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ, सेवा के साथ राजनीति को जिया है, सियासत को जिया है। तो इस प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात होना, ये इस प्रोग्राम के लिए मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी। मेरी आंखों के सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस हिंदुस्तान का ख्वाब महात्मा गांधी ने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, मौलाना आजाद ने देखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर के भागीदार हैं, वो हिंदुस्तान यहाँ पे बैठा है। मुझे खुशी है इस बात की। मुझे कहा गया है कि मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं सियासी बातचीत करूं या अदबी बातचीत करूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे बातचीत करूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सियासतदान शायरी समझते, अगर सियासतदान शायरी समझते और शायरों को थोड़ी सियासत समझ में आती, तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश करता हूं इन दोनों के बीच में पुल बनने की। दोस्तों, मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आपके बीच में खड़ा हूं और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को इस बात की बधाई भी दूंगा। अभी परसों मैं सैम पित्रोदा जी के पास था और उनसे बहुत सारी बातें हुई ओवरसीज कांग्रेस को लेकर के, और इस उम्र में भी उनका जो जज्बा है, जो हौसला है, वो कमाल है। और जब लीडर खुद हौसले वाला होता है तो उसकी पूरी टीम, उसके पूरे साथी उसी हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बहुत चुन चुन करके महेंद्र जी को, इमरान जी को, हमारे जोसेफ साहब को, शरद जी को, एक खूबसूरत टीम उन्होंने इकट्ठा की है। तो मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को बहुत बधाई भी दूंगा। आप बहुत निशाने पर भी रहते हैं, इसलिए आप सबको बहुत होशियार भी रहना है कि आप, आदरणीय राहुल जी का कोई मूवमेंट होता है तो पूरा हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान का आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल तैयार बैठा रहता है कि हाँ कुछ तो तलाशा जाए। तो बिल्कुल तलवार की नोक पर चलने जैसा काम आप सारे लोग कर रहे हैं, तो इस बात के लिए आपको बधाई भी दूंगा। लेकिन मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो हमें एक बड़ी लड़ाई लड़ना भी है। दोस्तों, हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं और सियासत जहां पर खड़ी है वहां पर बहुत जरूरी हो जा रहा है कि एक लाइन है जिस तरफ नफरत खड़ी है और एक लाइन है जिधर मोहब्बत खड़ी है। एक तरफ नफरत के पैरोकार हैं, उनके कई सारे चेहरे हैं, और एक तरफ मोहब्बत का अलंबरदार है जिसका एक चेहरा है, उस चेहरे का नाम राहुल गांधी है। मैं 2017 में 18 में पहली बार राहुल गांधी जी से मिला। एक चीज यहां कबूल करता हूं कि किसी भी कलम से जुड़े हुए इंसान के लिए, किसी भी आर्ट से जुड़े हुए इंसान के लिए
किसी को नेता मानना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर किसी में कोई आर्ट है, किसी भी फील्ड का है तो वो जल्दी किसी को नेता नहीं मान पाता। तो जब मैं पहली बार राहुल गांधी जी से मिला तो मुझे लगा कि यही वो शख्स है जिसे नेता माना जा सकता है, उस शख्स के कंधे से कंधा मिला करके चला जा सकता है। और वो दिन और आज का दिन मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं। इस सफर में मैंने न जाने कितनों को रास्ते बदलते देखा, न जाने कितनों को कमरे में आकर के माफिया मांग करके दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करते हुए देखा, और न जाने कितने ऐसे चेहरों को मैंने बदलते हुए देखा जिनके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये मुस्तकबिल में या फ्यूचर में अपना चेहरा बदल लेंगे, अपनी आइडियोलॉजी बदल लेंगे। मुझे याद है कि हम महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के बाहर उस दिन ये हुआ कि सारे एमपीज जो है वो मार्च करेंगे। मैं पिछले 2024 से पहले की बात कर रहा हूं, 23 की बात है। तकरीबन 70 एमपीज हम एक साथ डिटेन हुए, जिसमें राहुल गांधी जी भी थे, और हमें दिल्ली के किंग्स वे कैंप थाने में ले जाया गया और 6.5 घंटे हम डिटेन थे। राहुल गांधी जी के साथ डिटेन थे तो एक अलग एहसास भी था, एक अलग खुशी भी थी। और पंजाब के भी तमाम सारे एमपीज उस दिन मौजूद थे, सारे लोग हम डिटेन थे। और वहां बैठे बैठे से बातचीत होने लगी तो इस पे चर्चा शुरू हुई कि कौन राहुल गांधी के साथ चल रहा है, कौन सफर में साथ छोड़ गया। तो वहीं बैठे बैठे मैंने एक शेर कहा कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। इस लड़ाई में हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, और मुझे खुशी है कि आप 7 समंदर पार परदेश में बैठकर भी वतन की मोहब्बत में, हिंदुस्तान की मोहब्बत में, हिंदुस्तान की मिट्टी की मोहब्बत में, और वहां जो कुछ घट रहा है उस पर जितना आपका दिल धड़कता है, शायद हिंदुस्तान में बैठे हुए शख्स का दिल भी उतना जल्दी न रिएक्ट करता हो, न धड़कता हो, जितना आप यहाँ इतना हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके आपका दिल धड़कता है। जबकि रात और दिन का फर्क जो है वो इतना गहरा है। मैं तो कभी कभी यहाँ सो के उठता हूँ, जब से आया हूँ तो एहसास नहीं होता। मैं घर पे फोन मिला देता हूँ अम्मी को, अब्बू को, तो पता चलता है वो सो रहे होते हैं, और तब मुझे याद आता है कि वहां तो बिल्कुल 12-13 घंटे का फर्क है। ऐसे में भी आपने वो सारे फर्क मिटा करके हिंदुस्तान की मोहब्बत में, वहां की मिट्टी की मोहब्बत में, अपने अंदर आपने एक हिंदुस्तान बसा रखा है जो यहाँ पे धड़क रहा है। और मैं आज आया तो महेंद्र जी ने जब मुझे बताया कि हम पहलगाम के जो हमारे जो मासूम, हमारे जो निर्दोष भाई शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके लिए पहले 2 मिनट का मौन रखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे जरूरी मंच है जहां से खड़े होकर के बात की जा सकती है। जिस दिन से वो हादसा घटा है, मैं तो पूरे देश में, दुनिया में जाके ये कह रहा हूं कि अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है, नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है, आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। हम सारे लोग उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिस पुरजोर तरीके से रेजोल्यूशन पास करके ये कहा कि हुकूमत आगे बढ़े, जो कार्रवाई करना चाहे, पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप देश के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। आप आगे बढ़िए, आप जो कदम उठाएंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी हर उस कदम में देश के मासूम निर्दोषों के साथ खड़ी है, पार्टी देश के साथ खड़ी है। हम सारे लोग उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, और यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खराजे अकीदत पेश करते हैं, और आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, एक मुश्किल वक्त है, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब तमाम संस्थाओं ने या तो सरेंडर कर दिया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक भूमिका होनी थी मीडिया की, उस संस्थान ने जिस शिद्दत से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है, वो न सिर्फ शर्मनाक है
बल्कि लोकतंत्र को हर दिन कमजोर भी कर रहा है। मैं अक्सर अपने भाषणों में ये बात कहता हूं कि सरकार की नाकामयाबियां और विपक्ष की कोशिशें, इन सब के बीच में अगर मीडिया को हटा दिया जाए तो सरकार शायद एक दिन भी न टिक सके, क्योंकि मीडिया जो रोल अदा कर रहा है वो पूरी तरह से, मतलब एक होता है समर्पण, एक आत्मसमर्पण और एक बिल्कुल दंडवत लेट जाना, उस भूमिका में मीडिया मौजूद है। और हमें उन तमाम संस्थानों से लड़ते हुए भी मोहब्बत की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और चूंकि राहुल जी जो काम कर रहे हैं, मैं लगातार राहुल जी के बारे में, अभी आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जब पिछले दिनों देश के हाकिम ने कुछ मीडिया के अपने साथियों के साथ बैठ करके पूछा था कि कौन राहुल। वो एक जुमला है जो पूरे दुनिया में, देश में सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल है। उन्होंने पूछा था कि कौन राहुल, तो मैं तो सोचता हूं कि मैं उन्हें बताऊं कि वही राहुल जिल्ले इलाही जिसने 2016 में जब आप नोटबंदी कर रहे थे तो ये कहा था कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, और बर्बाद हुई। वही राहुल जिसने कोविड की सुनामी आने से 6 महीने पहले ये घोषणा कर दी थी, ये भविष्यवाणी कर दी थी कि कोविड की सुनामी आने जा रही है, सरकार को उसकी तैयारियां करनी चाहिए। आपने उसकी बात नहीं सुनी और पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि गंगा के किनारे कितनी कितनी लाशें जली, और हम सारे लोग वो मंजर देख करके रोते रहे। दिल्ली से लेकर के बिहार की सड़कों पर न जाने कितने पांव के छाले उस जमीन को अपने लहू से लाल करते रहे, और सारे लोग बेबस होकर के देखते रहे। वही राहुल जिसके खिलाफ हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रोपेगेंडा चलाया जाता रहा, लेकिन एक दिन जब कन्याकुमारी के समंदर के सफर के साहिल पर खड़े होकर के उस शख्स ने कहा कि मैं भारत को जोड़ने के लिए पैदल चलूंगा, पदयात्रा करूंगा, तो मैं उस शख्स के साथ खड़ा था उस शाम। मुझे याद है वो शाम 2022 की वो शाम थी, 23 की, हम सारे लोग खड़े थे और वहां खड़े होकर के उस शख्स ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर जाऊंगा। तो आप यकीन जाने, आप यहां बैठे हैं, हम 4 किलोमीटर भी चलने का ख्वाब देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे चल पाएंगे, लेकिन एक शख्स कह रहा था हम 4000 किलोमीटर चलेंगे। और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में देश का मुखिया क्या कहता है कि वो तो शहजादा है, वो तो राजकुमार है। ये जुमला आपने सुना होगा ना, उनके भाषणों का सबसे महत्वपूर्ण जुमला है कि भाई वो तो शहजादे हैं, वो तो राहुल गांधी तो राजकुमार हैं। तो मैं तो अक्सर अब ये कहता हूं कि भाई एक ऐसा राजकुमार जिसे आप राजकुमार कहते थे, वो 4000 किलोमीटर चला, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चलता रहा, लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों से को अपने गले से लगाता रहा, उनके आंसू पोंछता रहा, उनके दर्द बांटता रहा। और कन्याकुमारी से चलते चलते जब वो कश्मीर पहुंचा तो पूरा देश, वो जो पिछले कुछ सालों में जो सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, वो सारा प्रोपेगेंडा उस एक यात्रा ने ध्वस्त करके रख दिया। और देश ने देखा कि कौन राहुल, वही राहुल जिसके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की नैनी जेल में 3659 दिन कैद रहे अंग्रेजों के खिलाफ। वही राहुल जिसकी दादी ने अपने खून का एक एक कतरा भारत की मिट्टी पे कुर्बान कर दिया। वही राहुल जिसके पिता ने देश को कंप्यूटर जैसी चीज देकर के आधुनिक बनाने की जद्दोजहद की, और एक दिन नया देश बनाते बनाते वो खुद देश की मिट्टी पर कुर्बान हो गए। वही राहुल जो इस देश में हम एक सुबह सोकर उठते हैं तो हम देखते हैं कि वो अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ करके उनके आंसू बांटने की कोशिश कर रहा है। वही राहुल जब हम एक सुबह सो के उठते हैं तो देखते हैं कि हरियाणा में धान के किसानों के साथ पानी में खड़ा होकर के अपना पैंट भिगा करके भी कीचड़ और मिट्टी के साथ किसानों का दर्द समझने की कोशिश कर रहा है। वही राहुल जो एक सुबह हम देखते हैं तो मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बैठ के उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहा है। वही राहुल जो किसी सुबह सब्जी मंडी में खड़ा है। वही राहुल जो किसी सुबह सुल्तानपुर में जूता सिलने वाले मोची की दुकान पर बैठ करके सारी सिक्योरिटी किनारे रख करके जूता सिल रहा है। वही राहुल जो एक सुबह मणिपुर की बेटियों के आंसू पोंछने के लिए मणिपुर पहुंच रहा है। वही राहुल जो एक सुबह जब पहलगाम में हमारे मासूम लोग मारे गए तो वही राहुल जो मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंच करके जो वहां घायल है उनके आंसू पोंछ रहा है। वही राहुल
जो अगली सुबह कानपुर में शुभम द्विवेदी जो उस हमले में शहीद हुआ, उसके परिवार के आंसू पहुंच रहा है। वही राहुल जिसे न जाने क्या क्या कहा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने, लेकिन वही राहुल जो अलग खड़ा होकर के कह रहा है कि मेरे लिए देश सबसे जरूरी है, मेरे लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबसे जरूरी है, मेरे लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है। और यहां खड़ा होकर के, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन भी हूं, तो आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों, एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी देश में जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होगी, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो माइनॉरिटीज को पड़ेगी, दुनिया के किसी भी देश में। इसलिए घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वो जमहूरियत, वो लोकतंत्र जिसे हर दिन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वो लोकतंत्र बचेगा कैसे, वो संविधान की किताब बचेगी कैसे जो बहुत पवित्र है, जिसे कितने अरमानों के साथ, कितनी कोशिशों के साथ देश को सौंपा गया है, वो संविधान जिसे हर दिन कुचलने की कोशिशें की जा रही है, वो बचेगा कैसे। मैं देश की राज्यसभा में बैठता हूं, अपनी आंखों के सामने बहुत सारे मंजर देखता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा हूं और वहां बैठ करके तमाम मुद्दों पे लड़ रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं लगातार लड़ रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं देश की हुकूमत से भी और उन तमाम संस्थानों से भी जिनके मिलने से लोकतंत्र बनता है। मैं युवा हूं और मेरी एक अपनी पहचान ये भी है कि मैं इमरान हूं। यहां तमाम, मुझे अच्छा लग रहा है कि माइनॉरिटीज के साथी ज्यादा तादाद में यहां बैठे हैं, लेकिन शरद जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो भारत तो है जिसकी खोज करने के लिए कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू निकले थे। यही वो भारत है जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरी चिता की जो राख है उसे समेटना और उसे हवा में ले जाकर के भारत में बिखेर देना, ताकि भारत की मिट्टी में मेरी राख मिल जाए। आप सोचिए, आप तसव्वुर, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। मैं अक्सर ये बात कहता हूं प्रदेश में जाकर के कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सवाल जब हुकूमतों से पूछे जाने थे तो सवालों की जद पे हम हैं, आप हैं। अब जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे सवाल नहीं हो रहे, सवाल उनसे होने चाहिए जिन्हें सवाल पूछना था। एक अजीब सा गड्ढमड्ढ सा माहौल है पूरे देश में, लेकिन ऐसे दौर में हमारी लड़ाई और बड़ी है। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। तो आपको कहानियां लिखना तो सीखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, मैं बहुत सियासी बातचीत आपसे नहीं करना चाहता। मुझे पता है आप तमाम सियासी भाषण सुनते रहते हैं। मेरा तेवर अलग है, मेरी पहचान अलग है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैं आपसे भावनात्मक तौर पे बात करूं। देश जिस माहौल से गुजर रहा है, जो नफरतें बोई गई हैं, उन नफरतों का अंजाम बहुत खराब है। और मेरे जैसा इंसान, मैं सोचता हूं कि मैं प्रेम की कविताएं लिखूं, मैं सोचता हूं कि मुझे खुदा ने कलम दिया और लिखने का हुनर दिया तो मैं दुनिया की खूबसूरती के गीत गाऊं, गीत लिखूं। लेकिन जब देखता हूं कि किसी सुबह कहीं किसी सड़क पे किसी का लिबास देख करके उसे लिंच कर दिया जा रहा है, या देखता हूं कि कहीं कोई किसान नेता है तो उसकी पगड़ी उछाल दी जा रही है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं और वहां रह करके जिस लड़ाई को लड़ना है वो लड़ाई बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने लगाए हुए जो दरख्त हैं हम उन्हें सूखने नहीं दे सकते। मुझसे किसी ने कहा कि राहुल जी जब ये नारा लगाते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान कहां खतरे में है जो आप बचाने की बात कर रहे हैं। हमने कहा जो घर बनाता है वो दीवारों की अहमियत वही समझ सकता है जिन्होंने संविधान बनाने में, संविधान रचने में, तिरंगे के बनने में
जिन्होंने रत्ती भर को योगदान नहीं दिया, वो उस एहसास को समझ ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की बुनियाद रखी है, देश को बनाया है, संजोया है, संवारा है। तो हमें हमारी जिम्मेदारियां इसकी और बड़ी भी हैं कि हम इस देश को किस तरह से बचाएं, उसकी खूबसूरती को किस तरह से बचाएं। दोस्तों, इस बड़ी लड़ाई में आप यकीनन इस मुश्किल जगह रह करके और अपने व्यस्ततम समय में आप सारे लोग या तो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मुझे पता है रिटर्न शायद कुछ ना मिलता हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इस देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है शायद, लेकिन सियासत को अपना समय भी दे रहे हैं, अपना पैसा भी दे रहे हैं, अपना जहन भी दे रहे हैं, अपना दिल भी दे रहे हैं। दरअसल आप ही असली ताकत हैं, आप हैं तो बाकी चीजें हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हम मंच पे 2 फीट 3 फीट नीचे बैठ जाते हैं, एक दूसरी अलग तरह की कुर्सी होती है और सामने आप अलग तरह की कुर्सी पे बैठते हैं 3 फीट 4 फीट नीचे। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम ऊपर बैठे हुए लोग ज्यादा अहम हैं और सामने बैठे हुए लोग कमतर हैं, ऐसा नहीं है। तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और झुका वही होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपकी अहमियत ज्यादा है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए उस शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि सारा शहर जश्न मना रहा है उसके जीत का, लेकिन एक फकीर इंसान है जो सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर घोड़े से गुजर रहा था, उसकी नजर उस फकीर पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। वो अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया, उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हो, तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि मुल्क फतेह करना, शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई तो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो पड़ रही है, पड़ रही है। कभी नोटबंदी की पड़ रही है, कभी जीएसटी की पड़ रही है, कभी महंगाई की पड़ रही है। आप सोचिए, जिन्होंने नारे लगाए कि बहुत हुई महंगाई की मार, नारे लगाए ना, आज सिचुएशन ये है, आज हालात ये है कि कफन पर जीएसटी है, कफन पर। चिता की सामग्री में जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, चंदन, उस पे जीएसटी है और कोई बात करने को तैयार नहीं। कोई खुशबू, उदय प्रताप जी ने कहा कि कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पीड़ा होती है, दर्द होता है, और जब आप सवाल पूछिए तो फिर ये कहा जाएगा कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम तो इमरान हो, तो चलो अपनी वतन परस्ती का सबूत दो पहले। तुम्हारा नाम तो महिंदर है, तो अच्छा ये बताओ कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो देश से। कभी कभी लगता है कि इन बेवकूफियों का क्या जवाब है। हम जिस भारत का सपना लेके देश में पैदा हुए, वो सपना क्या वैसा ही है जिसे देखते हुए 23 साल की उम्र में कोई भगत सिंह फांसी पे लटक जाए? क्या इसी देश के सपने के लिए लटके थे भगत सिंह फांसी पर? क्या इसी सपने के लिए एक इंसान एक धोती में एक लाठी लेकर के पूरी दुनिया में फैली हुई अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पे ला देता है? क्या इसी सपने के लिए, क्या इसी सपने के लिए मौलाना आजाद ने रांची की जेल में रहते हुए न जाने कितनी तहरीरें लिखी? क्या इसी सपने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आज सवाल खड़ा करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर चीज का जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें करने वाले लोग कभी सोचते हैं एक ऐसा राजनेता जिसके बारे में यह है कि कभी आप सबको आमंत्रित करता हूं, मैं चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मैंने संगम के किनारे बैठ के कविताएं लिखी, यहाँ नजमा
जी बैठी हुई हैं इलाहाबाद से, वैसे इलाहाबाद के एहसास को समझती हैं। आप कभी इलाहाबाद आइए, वहां एक जगह है, इसका नाम है आनंद भवन, एक है स्वराज भवन। आप आइए, इन दो इमारतों को देखिए, और उन दो इमारतों को देखने के बाद आप देखिए कि वो इमारतें नहीं, वो महल है। और उस महल के अंदर जो क्रॉकरी रखी है, जो कपड़े रखे हैं, जो कुर्सियां रखी हैं, जो मेजें रखी हैं, उनको देखने के बाद आपको एहसास होगा कि पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय आजादी से पहले किस हैसियत में रहा करते थे। आज ये नए नए लोग आके कहते हैं कि नहीं तो फला जगह इतने पैसे की चोरी कर दी, उस परिवार पे इल्जाम लगाते हो जिस परिवार ने वही आनंद भवन, वही स्वराज भवन इस देश को दान कर दिया। कभी कभी लगता है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, किन लोगों के बीच में संविधान और लोकतंत्र की दुहाइयां दे रहे हैं। लेकिन कितना भी मुश्किल हो, हमें लड़ना तो है, हमें बात तो करनी है। मैं बहुत ज्यादा भाषण दे गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कभी कभी हम भावनात्मक हो जाते हैं। मैं राहुल जी के सफर को देख रहा हूं, और जब वो यात्रा पर निकले थे तो मैंने एक कविता लिखी थी, एक शायरी लिखी थी, एक नज्म लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूं। वही सवाल है ना कि कौन राहुल, तो मैं बताता हूं कौन राहुल। वो चल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पर निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप महेंद्र जी महाराष्ट्र भी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में। पंजाब तो आपका घर है ही, आप वहां भी शामिल थे। आप सबने देखा, मैं शामिल रहा हूं उनके साथ। 25 किलोमीटर बिना पैर के छालों की परवाह किए बगैर वो शख्स चलता रहा। मेरे नाखून 3-4 बार उखड़े हैं इस सफर में। आप सोचिए उस आदमी के पैरों के छालों का क्या हाल रहा होगा। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डरकर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। और आखिरी पंक्तियां इस नज्म की कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठा के दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने उस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है वो बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इनकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो इस वतन में खुशी की खातिर अब अपना लहजा हवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई है जो इस अंधेरी शब में मशाल की तरह चल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। और उस चलने वाले इंसान का नाम राहुल गांधी है। और हम सारे लोग उस राहुल गांधी के साथ हैं। मैं अब थोड़ी देर आपको थोड़ी थोड़ी कविता भी सुनाऊंगा, शायरी भी सुनाऊंगा। नहीं आप कहेंगे कि पूरी तरह नेता हो गया है, शायर नहीं रह गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारी चीजें आपके बीच में आपसे शेयर करता रहूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। आप थोड़ी देर अब सियासत से बाहर आ जाइए। और मोबाइलों ने बड़ा जीना मतलब जीना आजाद कर दिया है। वो एक महिला थी, उन्होंने कहा कि मोबाइल की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोसी ने पूछा भाई इसमें व्हाट्सएप का क्या कसूर, बच्चा क्यों नहीं स्कूल जा पा रहा है?
तो उन्होंने कहा कि एक दिन वो घर से स्कूल के लिए निकला तो उसे पहुंचने में देर हो गई, तो मैं घबरा गई। तो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में, कम्युनिटी ग्रुप में लिख दिया कि मेरा बच्चा जिसकी फोटो ये है स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे भी मिले इसे घर पहुंचा देंगे। बोले उस दिन तो वो स्कूल पहुंच गया। उसके बाद से जब भी स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई उसे ला करके घर छोड़ जाता है, वो स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैसेज लगातार फॉरवर्ड हो रहा है। तो मोबाइलों ने जिंदगी बड़ी अजाब कर रखी है, सोशल प्लेटफॉर्म ने जिंदगी बड़ी बदल के रख दी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप थोड़ा शायरी के मूड में आएंगे, थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोग सिर्फ राजनीतिक चीजें नहीं बल्कि कविताएं भी सुनते हैं, शायरी भी सुनते हैं, तो फिर मैं उस रंग तक आने की कोशिश करूंगा। मुझे एक बार ताली बजा करके आप मौका दें। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। आप सारे लोग, मैं ये पंक्तियां आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं, ये मिसरे में आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। ये जरूरी चीज थी जिसे मेरा मन कर रहा था कि मैं सुना दूं। अब एक नज़्म सुनाता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। याद होगा आप सारे लोगों को, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड हुए। मैं भी शामिल था उसमें। तो मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े थे, बोले आ गया स्वाद, हो गए सस्पेंड। मजा लेते हैं, तंज करते हैं। तो मैंने कहा कि आज अगर सस्पेंड ना होते और सूची में मेरा नाम ना होता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं बुज़दिलों में शुमार हो रहा हूं। सस्पेंड होके निकला हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहादुरों में हूं। ये जरूरी था। तो उन्होंने कहा आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने एक नज्म पढ़ी, वो नज्म हुई, खड़े खड़े नज्म हुई, वो नज्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली जो 2 लाइनें हैं वो थोड़ी सियासी हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी हाथ उस पर खामोश ना रहे। पहुंचाइएगा इन पंक्तियों को वहां जहां पहुंचना चाहिए। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा,
खराब आएगा कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। किसी ने कहा इमरान साहब कहां सियासत, कहां साहित्य, आप इस दुनिया में कहां आ गए, आप तो वहां के आदमी हैं। तो मैंने कहा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो इस दौर में जो खड़ा है, जो लड़ रहा है, जो बोल रहा है, उसकी कद्र करिए, उसका सम्मान करिए, उसकी इज्जत करिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक कविता और सुनाता हूं, फिर इस कार्यक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, इमरान साहब बहुत समझदार आदमी हैं। इन्होंने शुरू में मुझे फोन किया, मैसेज किया, और मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था, तो फिर इन्होंने सीधे मोहिंदर साहब को जिम्मा सौंप दिया। और मोहिंदर साहब की आवाज में, उनकी बातों में, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन फोन पर ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई अपने परिवार का अहम सदस्य। इतने प्यार से उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क आ जाइए। मैं कल रात शिकागो में 2 बजे रात तक मुशायरे में था, बिल्कुल सोया नहीं, सुबह उठ करके 9 बजे एयरपोर्ट निकलना था। तो बस मोहिंदर साहब की आवाज में, इनकी बातों में कुछ बात है कि मजबूर होके आ गए। और ये इमरान साहब की चालाकियां थी कि उन्होंने सीधे मोहिंदर साहब का दामन पकड़ा कि नहीं, आपको बुलाना है। इमरान होती ही है तेज। हाँ, ये बात है, थोड़े समझदार होते हैं थोड़े। तुम कहते हो तुम्हें बारिशें पसंद है, लेकिन जब होती हैं तो छतरियां खोल लेते हो। तुम कहते हो तुम्हें सूरज पसंद है, लेकिन जब वो चमकता है तो तुम छांव तलाशने लगते हो। तुम कहते हो तुम्हें हवाएं पसंद है, लेकिन जब वो चलती हैं तो तुम खिड़कियां बंद कर लेते हो। मुझे डर लगता है जब तुम कहते हो मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। मैं शरद जी को सुन रहा था और मुझे लगा कि काश हर देशवासी, हर भारतवासी बस यही सोचने लग जाए कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी
नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। मेरे परदेसियों, सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूं, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूं। मैं एक छोटी सी कविता आपको और सुनाता हूं, और आप धीरे धीरे शायरी सुनने के, मुझे लगता है कि उस जहनियत की तरफ आ चुके हैं कि अब आपको एक आध नज्म सुनाई जा सकती है। मैं इन दिनों एक नज्म पढ़ रहा हूं। ट्रेडिशन चला है देश में अरोरा जी, हम एक सुबह उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं होता, कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह उठते हैं तो किसी शहर जिसमें हमने सांसें ली हैं, जिसमें हमने जिंदगी को जिया है, जिसमें हम अपने पैरों पे घुटनों के बल चल के बड़े हुए हैं, पता चलता है कि एक हुक्मरान ने कह दिया कि आज से शहर का ये नाम नहीं है। हालांकि वो शहर और उसका नाम हमारी रगों में बसा हुआ है, सांसों से कैसे निकालें उसे। लेकिन एक सनक चल रही है, नाम मिटा दो, इमारतों के नाम बदल दो, निशानियां मिटा दो, विरासत मिटा दो। मैंने एक नज्म कही जिसका उन्वान है लाल किला। मैं वो नज्म आपको सुनाता हूं और आप सारे लोग उस नज्म को सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप बस ये सोचें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है, बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। इन दिनों ऑफिशियली इनविटेशन मिलता है भाषण सुनने के लिए, तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो जाना पड़ता है। कभी कभी जब मैं उन दीवारों के पड़ोस से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें कह रही हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आप जब मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने में लग जाते हैं ना तो फिर ताली बजाना और दाद देना तो भूल ही जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग करते रहिए, लेकिन दूसरा वाला काम भी आपको करना है, क्योंकि हम इसी मोहब्बत की बुनियाद पर लंबा सा सफर तय करते हैं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। क्या बात है? मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। जो पीछे लोग बैठे हैं सबकी शिरकत, तो थोड़ी देर आप भूल जाइए कि आप किसी सियासी कार्यक्रम में बैठे हैं, बस थोड़ी देर सिर्फ शायरी का जश्न हो कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और अब एक बंद पढ़ता हूं, आप मेरे तेवर तक पहुंचिएगा मैं कहां से बोल रहा हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। लाल किला कह रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगली जो लाइन है ना उसमें एक नाम आएगा,
और नाम वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो, लेकिन जो नाम आएगा ना, उसके लिए मन में जो श्रद्धा हो, जो सम्मान हो, उसे तालियों में बदलना। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अगली जो लाइन है ना, उसमें शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए दाद चाहिए कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। आखिरी पंक्तियां बोलता हूं कि बेशक सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, मुझे लगता है सियासत करो, लेकिन जो देश के कुछ बड़े स्तंभ हैं उनको तो छोड़ दो, उन पे तो सियासत मत करो, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, सब कुछ एक जैसा कर दो, एक तरह जिधर जैसा वो चाहते हैं वैसा कर दो। तब ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। बहुत तालियां अगली दो पंक्तियों में बजनी चाहिए कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहिएगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और आखिर में सिर्फ दो शेर सुना करके अभी लोग अभी मूड में आ रहे हैं, तबियत बना रहे हैं, बेटा मुशायरा जमा
पंजाब का आदमी मूड बनाए तो बड़ा समझ में आता है, खतरनाक मामला होता है, उसका मतलब बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन आप सबके जज्बे को सलाम। और सच में मैं ऐसा ही भारत, ऐसा ही हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, देश के हर कोने में, देश के हर इलाके में, देश के हर गांव में, जहां किस टेबल पर महेंद्र जी बैठे हैं, शरद जी बैठे हैं, इमरान बैठे हैं, या जोसेफ साहब बैठे हैं, वो कौन, मतलब कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन पारसी, कौन बौद्ध, कौन दलित, बस इंसान बैठे हैं, हिंदुस्तानी बैठे हैं, भारतवासी बैठे हैं। किसी का सपना तो देखते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, वो भारत जिसका सपना हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने देखा। लेकिन जब सियासी बयान आते हैं, मैंने कहा ना, राजनेता नेताओं के बयानों का अपने ढंग से उत्तर देते हैं, मैं अपने ढंग से उत्तर देने की कोशिश करता हूं। पिछले दिनों एक बयान आया और देश के मुखिया का बयान था वो, और बड़ा हल्का बयान था वो, अमूमन हल्के बयान ही देते हैं वो। जब उन्होंने बयान दिया तो मैंने बेसाख्ता ये मिसरे पढ़े कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। याद है स्टेटमेंट उनका? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। अगली लाइन सुन के मुझे बताना, ये सिख कौम बैठी हो, आप बैठे हो, अगर लिस्ट निकाली जाए कुर्बानियां देने वालों की तो सरे फहरिस्त नजर आएंगे आप सारे लोग। तब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। और एक तरफ नफरत की राजनीति है और एक तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी की राजनीति है। मैं इस राजनीति का हामी हूं तो ये मिसरे पढ़ रहा हूं। वतन पे हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। कविता और शायरी इशारे में बात करती है, लेकिन सामने समझदार लोग हो, नहीं मैं तो पानी पिलाने वाला आदमी हूं, पीने वाला। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। मैंने कहा ना, प्रतीक, सिंबल समझिएगा कि अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे। अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। मैंने देश की पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी कि नदियों को साफ करने की बातें मत करिए, सिर्फ उन्हें गंदा करना बंद कर दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जंगल उगाने के लिए अलग से बजट मत लगाइए, पेड़ों को काटना बंद करिए, जंगल अपने आप उग जाएगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा था कि शांति स्थापित करने के लिए मीटिंगें मत करिए, सिर्फ अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति अपने आप हो जाएगी। मैंने
किसी से मोहब्बत की सिर्फ बातें मत करिए, लोगों से नफरत करना बंद कर दीजिए, मोहब्बत अपने आप दिखने लगेगी। मैं अंत में, चूंकि हमें उस कार्यक्रम तक भी पहुंचना है कि एक कैंडल के थ्रू हमें उन शहीदों को, उन मासूम लोगों को, उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि देनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले शब्दों से श्रद्धांजलि दे लूं, उसके बाद फिर हम अंत में इस कार्यक्रम को करेंगे। मैं अंत में एक नज्म पढ़ता हूं और जिसे मैं पूरी दुनिया में जहां भी जा रहा हूं मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं शायर हूं, उस घराने से आता हूं जो शिव बटालवी का घराना है, साहिर लुधियानवी का घराना है, गालिब का घराना है, तुलसी का घराना है, मीर का घराना है, मीरा का घराना है। मैं उस घराने से आता हूं। सियासत में तो आ गया, नसीब लेके आ गया। मैं तो कहीं किसी गांव में, छोटे से गांव में पैदा हुआ, और ये बात मैं बहुत मोहब्बत से कह रहा हूं कि दुनिया कहती है राहुल गांधी की राजनीति का मानक क्या है। मेरे जैसा एक व्यक्ति जो प्रतापगढ़ के छोटे से गांव में पैदा हुआ, मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, जिसने 12वीं तक अपनी पढ़ाई साइकिल से चला करके 12-13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। पूरी खानदान में 5 पीढ़ियों तक राजनीति में किसी का कहीं कोई लेना देना नहीं। ऐसे एक इंसान की जब मुलाकात हुई और राहुल गांधी जी ने जब मुझे बुलवाया, मेरी मुलाकात हुई, हमने बातें की, और जब मैं उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ तो एक दिन उन्होंने सारे फैसले किनारे रखते हुए मेरे जैसे इंसान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाओ, वहां अन्याय के खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करो, तुम्हारी आवाज के साथ राहुल गांधी खड़ा है। यह है राहुल गांधी का विजन, और मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और अपने फर्ज को सियासत में आने के बाद भी निभाते रहने की कोशिश करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं इन दिनों, आप उस एहसास तक पहुंचेंगे, कोई ताली नहीं चाहिए, बस बिल्कुल खामोशी चाहता हूं। ये शायद उन मासूमों के लिए, उन बेगुनाहों के लिए और दुनिया भर के बेगुनाहों के लिए शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनका लहू कहीं भी बेगुनाह तौर पे बहाया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमीन खून में नहाती है, सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमीन खून में नहाती है। गोली चाहे कहीं चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है। सिर्फ लाशों की फसल आती है जब जमीन खून में नहाती है। गोली चाहे कहीं चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है। पूछता हूं तमाम दुनिया से, पूछता हूं तमाम तीनों से, अम्न के हर निगार खाने से, पूछता हूं तमाशबीनों से, जालिमों नींद कैसे आती है जब कोई रूह छटपटाती है। गोली चाहे कहीं चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है। जालिमों नींद कैसे आती है जब कोई रूह छटपटाती है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि हर तरफ जंग का तमाशा है, हर तरफ मौत है, तबाही है। आज तक ये समझ नहीं पाया जाने क्या मकसद इलाही
हर तरफ जंग का तमाशा है, हर तरफ मौत है, तबाही है। आज तक ये समझ नहीं पाया, जाने क्या मकसद इलाही है। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में। कौन हक बात को उठाएगा, कौन जाएगा कत्ल गाहों में। नींद बस ख्वाब ही दिखाती है, क्या तुम्हें सच में नींद आती है। गोली चाहे कहीं चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है। और आखिरी पंक्तियां कि हम कलमकार क्या करें आखिर, सिर्फ आवाज का सहारा है। शायरी में जवाब देते हैं जब किसी ने कहीं पुकारा है। एक हम हैं बिना डरे उनसे, सब छिपे राज खोल देते हैं। लोग डरते हैं जिसको कहने से, हम खुलेआम बोल देते हैं। रात जब डर से थरथराती है, चीख भी हौसला बढ़ाती है। क्या बात है, बहुत बहुत चाहे जहां चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है। क्या बात है, बहुत। Thank you so much. I don't know what to say now after your speech. No, awesome Shairi. Thank you so much, Imran Pratap. Sure, yes. As we approach the close of this memorable evening, our final activity will be a candlelight vigil in honor of victims of tragic terror attack in Pahalgam. Before we begin the vigil, I would like to invite Sri John Joseph to share the closing remarks. And then we'll do the candle vigil, followed by the dinner. Ladies and gentlemen, it's supposed to be vote of thanks instead of final remarks. Anyway, I hope you all enjoyed this evening. Sir, thank you very much for your wonderful speech. I would have asked for once more, but unfortunately the time is a little late. But we want you to come again. It was very nice and very meaningful, and the way you supported Rahul Gandhi, we welcome that. Sangam Gypsy, thank you very much for your presence here and for your wisdom. We appreciate it. And I thank New York chapter, all the volunteers, and Mr. Imranji for arranging this wonderful evening get together. So I'm not going to be in the way of your dinner now. Please enjoy the dinner. On behalf of IOC USA, I thank you all. Bye. Thank you. Thank you, John. All right, may I request everyone to please stand up and hold the candles in your hand. For the longer candles, people with the longer candles, simply twist the base to turn them on.
And for the smaller ones, people who have the smaller candles, you just need to switch on the candle. Switch off all the lights. Possible. All right, can we switch off all the lights? And may I ask the cameramen to come forward, please, so everybody can be covered. Thank you very much. ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਬਸ share all of it. We want to make the official IOC photographer show.
मेरा 26 का बता रहा था then 27 I was in also there. World Cup, Chicago. Almost 2 weeks. ये सारी रिपोर्ट लेके जानी है कि खाता कि नहीं खाता सारी रिपोर्ट हमारी चाहिए है देखड़ी खा के Oggi potevamo fare un po' di